Very good morning, जब friends. आदित्य Welcome to फाइटिंग my अरेना से channel बाहर again. निकला तो बाहर खड़े हुए सारे गार्ड्स को दिख रहा था कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हर कदम चलते हुए उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही थी और वो रीढ़ की हड्डी में दर्द के कारण सीधा नहीं चल पा रहा था। वो बहुत झुक झुक कर परेशानी से चल रहा था और बहुत बार अपने हाथ को जमीन पर टिक कर किसी चार पैरों वाले जानवर की तरह चल रहा था, लेकिन हर बार की तरह ही कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था और सब बस उसे इग्नोर कर रहे थे। वहीं आदित्य को दर्द बहुत ज्यादा फील हो रहा था और वो हर कदम पर यही सोच रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने टेंट में पहुंच जाए और बेड पर लेट जाए। उसे फील हो रहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा टूट चुकी है और जब तक उसे लेटने का मौका नहीं मिलेगा तब तक शायद कोई चैन नहीं आएगा। इसी बात को सोचकर वो दर्द में धीरे धीरे चलता रहा और थोड़ी ही देर में जब वो अपने टेंट में पहुंचा तो उसने सबसे पहले जाकर वहां लेटने का फैसला किया। वो बस अब टेंट की सीलिंग की तरफ देख रहा था और अपने दर्द को सह रहा था। उसके मुंह से बहुत बार आवाजें भी निकल रही थी, लेकिन बाहर कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से फाइट में वेपन क्यों इंट्रोड्यूस किए गए और क्यों उसे इस बारे में पहले ही इन्फॉर्म नहीं किया गया। इस वजह से अब उसे पहली बार परेशानी हो रही है। उसे इस बात को सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो भी जाकर बख्शी सर का कॉलर पकड़कर उनसे पूछे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों अलाउ किया, लेकिन उसकी कुछ भी करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसे इस बात की खुशी भी नहीं थी कि वो फाइट जीत गया, लेकिन इस बात का गम था कि वो फिर से थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है। पर यह आज के दिन की सिर्फ पहली फाइट थी और अभी उसे आगे और भी फाइट लड़नी थी। वो यही बात सोच रहा था कि इतनी देर में मनाली और वजीर वहां पर आ गए। मनाली ने जब आदित्य की हालत देखी तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो जल्दी से आकर उसके सिर के पास बैठ गई और उसके सिर को सहलाने लगी। वहीं पर वजीर ने जल्दी से फल की थैली खोली और उसमें से सर्वशक्ति का फल निकालकर उसने मनाली को दिया। फिर मनाली एक हाथ से उसे फल खिला रही थी और दूसरे हाथ से उसका सिर सहला रही थी। फल खाने के तुरंत ही बाद आदित्य को फील होने लगा कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे रिस्टोर हो रही है। उसकी रीढ़ की हड्डी का दर्द भी कम हो रहा है और उसके मुंह से उल्टी भी बंद हो रही है। उसे अब थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो वैसे ही लेटा रहा। मनाली और वजीर को दिख रहा था कि वो ठीक तो हो गया है, पर ना तो कुछ कह रहा है और ना ही कुछ कर रहा है। उसके बाद आदित्य ने 2 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखी और जब उसे थोड़ा ठीक महसूस होने लगा तब उसने अपनी आंखें खोली। वो वैसे ही लेटा रहा और उसने वजीर की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया वजीर? मैंने क्या नहीं बताया? वजीर ने बहुत ही हैरान होकर पूछा, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि अचानक से आदित्य किस बारे में कह रहा है। और तब आदित्य को उसकी बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आया। वो सीधा होने लगा, लेकिन इतनी ही देर में मनाली ने उसे पकड़ कर रखा और उसे वापस से लटा दिया। तब आदित्य ने उसी तरह तेज आवाज में कहा, तुम्हारी और मेरी बात हुई थी वजीर, जो भी फाइट के बारे में बख्शी दला के अंदर इंटरनल डिस्कशन होगा तो मुझे उसके बारे में बताओगे। तुम्हें फाइटर का नाम भी पता होना चाहिए था और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए था कि आज फाइट में वेपन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अगर तुम मुझे कल रात को इस बारे में बता देते तो शायद मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैंने तुमसे किसी फाइटर के बारे में नहीं पूछा क्योंकि शायद तुम नाम पता कर लेते, लेकिन तुम मुझे उनकी कैपेबिलिटी नहीं बता पाते, इसलिए वो कुछ मतलब का नहीं था। लेकिन तुम इतनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन मुझसे कैसे छुपा सकते हो वजीर? मैं तुम पर भरोसा करता हूं कि तुम ये बात भूल गए। आदित्य का सवाल सुनकर अब वजीर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हुआ कि आदित्य उस पर एक ऐसा इल्जाम लगा देगा जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे उसकी तेज आवाज सुनकर गुस्सा भी आ रहा था और तब वो शायद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने फिर अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, बस आदित्य, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुम। उस दिन भी तुमने बिना मेरी बात सुने या फिर मुझे समझे बिना मुझ पर चिल्लाया और ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं ही गलत हूं, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस दिन से तुमने मुझे अपना साथ देने के लिए चुना है उस दिन से ही उन्होंने मुझे इंटरनल डिस्कशन से बाहर कर दिया है। और चाचा जान खुद वो हमें कुछ नहीं बताते और जो भी उनका डिस्कशन होता है वो बस बख्शी सर, सुशील, गौतम, अनुराग, निखिल और करण के बीच में ही रहता है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता और ना ही किसी और को। अगर पता होता तो ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं बताता। हर फाइट के बाद मैं यहाँ पर आकर तुमसे मिलता हूँ, तुम्हारी चिंता करता हूँ और तुम्हें बधाई देता हूँ या फिर तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करता हूँ। अगर मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होती या फिर तुम पर भरोसा नहीं होता तो आज से 2 दिन पहले मैं तुम्हारी जान नहीं बचाता। तुम जो भी बोलते हो उसके पहले एक बार सोच लिया करो कि सामने वाला क्या और किस कंडीशन से गुजर रहा है। तुम इस बात को मत भूलो कि साधु महाराज को भी मैं यहाँ पर
लगता है कि मैं हार कर मर जाऊंगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। अगर उस दिन तुम मुझे गलत फल नहीं खिलाते तो शायद मेरी मरने वाली स्थिति में नहीं होती और ना ही साधु महाराज को आने की जरूरत पड़ती। पर मैं मानता हूं कि वो तुम्हारी नासमझी थी, इसलिए मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं कहा। आज भी मैं मर सकता था और तुमने खुद इस चीज को देखा। वो तो मैं जीत गया, शुक्र है कि मैंने सही टाइम पर दिमाग चला लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुम कैसे जीते ये तो बताओ, वजीर ने उसी तरह तेज आवाज में चिल्लाते हुए पूछा। उसकी आवाज बाहर तक गूंज रही थी और बाहर खड़े सब गार्ड्स टेंट की तरफ बहुत हैरानी से देख रहे थे। वहीं अंदर आदित्य के सिर के पास बैठी मृणाली को उन दोनों की बात सुनकर गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी, लेकिन वो चुप रही और तब वजीर ने आगे कहा, अब तुम क्यों चुप हो गए? बताओ ना कैसे जीते? अगर सही टाइम पर तुम मेरी तरफ नहीं देखते और मैं तुम्हें उस स्लेट हैमर को तोड़ने का तरीका नहीं बताता तो शायद तुम कभी जीत ही नहीं पाते आदित्य। वो तो पहले ही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुका था। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें यह भी कम लगता है तो तुम मुझे बोल दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने इसी तरीके से मुझसे बात की तो शायद दिक्कत तुम्हें आ जाएगी। तुम्हें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा आदित्य। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश करता हूँ और हम एक दूसरे दोस्त को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तुम्हें ये बात समझनी होगी आदित्य, अपने ईगो को साइड में रखो और इस बात को सोचो कि अगर मैं नहीं होता तो शायद तुम्हें बहुत दिक्कत आ सकती थी, और इस बात को कहकर मैं कोई एहसान नहीं जता रहा, बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम मुझे हर बार ऐसा ट्रीट नहीं कर सकती। वजीर इतना कहकर चुप हुआ और आदित्य की तरफ घूरने लगा। वो सोच रहा था कि आदित्य जैसे कोई जवाब देगा, और आदित्य भी बहुत गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। उसके मन में जैसे कि उस टाइम सारा गुस्सा जो भी सुशील, बख्शी सर और सबके लिए था वो बस उसे वजीर पर निकालना चाहता था और उसे जितनी खरी खोटी हो सके उतनी सुनाना चाहता था। लेकिन वो कुछ कहता उसके पहले ही मृणाली ने बीच में रोते हुए अपनी तेज आवाज में कहा, अब बस भी करो तुम दोनों, बहुत देर से मैंने तुम्हारी ये बकवास बातें सुन ली। तुम दोनों को समझ में आ जाना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर वजीर नहीं होता आदित्य तो तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बैठे हुए होते, और अगर आदित्य नहीं होता वजीर तो तुम्हें अपनी पत्नी की मौत के बारे में कभी सच पता नहीं चल पाता। तुम दोनों को ये बात समझनी होगी कि तुम दोनों एक दूसरे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। लेकिन अगर तुम दोनों को फिर भी लगता है कि तुम एक दूसरे के काम नहीं आओगे तो प्लीज तुम दोनों एक दूसरे की तरफ देखो भी मत और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की इस लड़ाई की वजह से नुकसान अमित का हो। तुम पहले ही ट्विंकल को खो चुके हैं और अब हम अमित को खोना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आदित्य ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम्हारी 6 फाइट और बची हैं और उन्हें जल्दी से फिनिश करके आओ और यहाँ से चलो प्लीज। वेपन के बारे में किसी को नहीं पता था, अब अगर तुम्हें पता भी है तो तुम्हें कभी ये पता नहीं चल सकता कि कौन सा फाइटर किस वेपन को यूज करने वाला है। इसलिए इस बात को लेकर वजीर के ऊपर चिल्लाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। और वजीर, मैं चाहती हूँ कि तुम भी थोड़ी देर शांत हो जाओ। आदित्य ने जो भी कहा है वो बस अपना गुस्सा तुम पर निकाल रहा है, बाकी उसका कोई इंटेंशन गलत नहीं है। मृणाली ने जब अपनी बात कंप्लीट की तब वजीर और आदित्य दोनों ही शांत हो गए। इतनी लंबी बात के बाद अब वहां गहरा सन्नाटा था। दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आंखें चुरा कर देख रहे थे। दोनों के अंदर अभी भी गुस्सा आ रहा था, पर उन्हें यह भी पता था कि गुस्सा निकालने से इस वक्त कोई फायदा नहीं है। वो तीनों बस वहां ऐसे ही शांति में बैठे हुए थे कि तभी एक गार्ड आया और उसने एंटर होते हुए कहा, आदित्य, आपको बख्शी सर ने अर्जेंटली मीटिंग में बुलाया है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगली फाइट शुरू होने से पहले आप एक बार उनसे प्लीज मिल लीजिए। मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ, आ जाइए, ज्यादा वक्त नहीं है। इतना कहकर वो गार्ड वहां से बाहर निकल गया। उस गार्ड ने आदित्य को गहरी सोच में डाल दिया था। वो सोचने लगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि फाइट के बीच में ही बख्शी सर ने उसे मीटिंग के लिए बुला लिया है। उसे लगा कि शायद ये बात इतनी सीरियस है कि वो इसे बीच में नहीं छोड़ सकते, और यही बात सोचकर वो बेड पर सीधा होकर बैठ गया। अगर ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए बख्शी सर ने आदित्य को बुलाया था? आखिर क्या खास है ऐसा अगली फाइट में कि आदित्य को झटपट बख्शी सर के Thanks, Margarita.